Okay, welcome all of you and welcome on KZS Engineers AJE चैनल पे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस अपने चैनल पे। और अभी इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही कॉमन सी बात जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये हर एक ब्रांच के स्टूडेंट के लिए यू कैन से कि यूजफुल है। और कई सारे बच्चों को ये कॉमन एक डाउट रहता है, मेरा भी था, आपका भी हो सकता है, जब हम लोग अपनी तैयारी करते थे। तो डाउट सर ये रहता है कि हम लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, बीटेक या डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं कि एक सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी 100% ये गारंटी नहीं है कि हम लोग सक्सेस हो जाएं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच में, हमारी प्रिपरेशन में, हमारी प्लानिंग में कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीज नहीं मिल पाती है जिसके लिए हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो क्या कमियां हैं, क्या मतलब ऐसे रीजन है, पॉइंट हैं जिनकी वजह से हमें वो चीज नहीं मिल पाती है, तो उन सारी चीजों पे हम लोग अभी बात करेंगे इस सेशन में। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो फेल होते हैं टू सिक्योर द रैंक इन आरआरबी जेई या एसएससी जेई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एचपीसीएल या बीपीसीएल, स्टेट के एजे के एग्जाम हो गए, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकता है, और उसमें हम लोग वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं जो हम लोग मतलब यू कैन से कि जो हम एफर्ट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या मतलब है, तो पिछले कुछ सालों में जो हमने ऑब्जर्व किया है, आज की जो सोसाइटी है, ये जो जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं आज जो प्रिपरेशन करते हैं, उनमें कुछ छोटी छोटी सी कमियां रह जाती हैं, और ये कमियां ऐसी हैं कि इनको समय के साथ इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, बट अगर आपको पता चलता है, आप इन पे काम करते हो, इनको इनको मतलब रिमूव करने की कोशिश करते हो, तो 100% आपका रिजल्ट बेटर आएगा, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो माई सेल्फ अमित, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के अपने इस सेशन को। जो सबसे पहला मेरा कंसर्न है या जो पॉइंट है, वो है कंसिस्टेंसी को लेके, ठीक है। हम लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन आपको भी पता होगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत कम ही ऐसा मतलब समय होता है जिस समय में हम लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, यानी बहुत समय तो हम इनकंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। तो पहला जो मेरे हिसाब से जो आपकी प्रिपरेशन में जो चेंजेस होने चाहिए, वो ये कि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करें, और कहीं ना कहीं जो भी आप इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप देते हो, उसे आप कम करने की कोशिश करिए। हालांकि 100% मतलब कंसिस्टेंट हो पाना ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम लोग मशीन तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत चलता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन तो दिन और रात पढ़ते हैं और फिर अगले 4 दिन के लिए आप जो है वो घूमने निकल जाते हैं या पढ़ाई नहीं करते हैं या अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको उस समय में, ठीक है, आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि महीने में अगर 30 दिन है तो 20 से 25 दिन हम लोग कंसिस्टेंट रहें, और एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 घंटे हम लोग डेली जो है वो पढ़ाई करें। और अगर ऐसा करते हैं तो नो डाउट आने वाले 8-10 महीने में आपका 100% कोई ना कोई अच्छा एग्जाम जो है वो जरूर निकल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है वो इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट, तो आज की डेट में जैसे मैं पढ़ाता हूं या बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं या मैं बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूं, तो एक बहुत बड़ा मतलब डिबेट रहता है थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल का, ठीक है। जैसे एसएससी मतलब जेई में या आरआरबी जेई में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल मत कराया करिए क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, थ्योरी आते हैं। देखो बात उनकी भी सही है, जैसे पेपर का पैटर्न देखा जाए तो न्यूमेरिकल नहीं, ठीक है, थ्योरी आती है, लेकिन आप मुझे यह बताइए इतना सारा थ्योरी है, इतना सारा कॉन्सेप्ट है, कितना आप मेमोराइज कर पाएंगे? और न्यूमेरिकल करने का पर्पज क्या है, पहले आप ये समझिए। देखो न्यूमेरिकल करने का पर्पज ये है कि जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जाके हम लोग समझ सकें, उसको और मतलब बेटर तरीके से हम विजुलाइज कर सकें, उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं।
क्वेश्चंस करते हैं, उनका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ और होता है और थ्योरी में कुछ और, ऐसा कभी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप देखते हैं तो उसका थ्योरी और क्वेश्चन दोनों एक ही बातें कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल जाए। तो दिमाग में ये मत लाइए कि सर क्वेश्चन करने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं। आपको दोनों बैलेंस करके चलना है, थ्योरी भी करना है और न्यूमेरिकल भी करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इसलिए भी करने हैं क्योंकि अगर एग्जाम में 10-15% भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है, तो आप वो 10-15% उस गिवन टाइम फ्रेम में आप नहीं कर पाओगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि सर न्यूमेरिकल और थ्योरी अलग चीजें हैं, नहीं, दोनों एक ही चीज है और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये दोनों एक ही चीज को सपोर्ट करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को, कि कॉन्सेप्ट आपका जो है समय के साथ बेटर हो जाए। ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेके। तो आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें और थ्योरी बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है और उसकी प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के चलें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। इसके लिए भी हम लोग एक सेशन छोटा सा लेके आएंगे कि शॉर्ट नोट्स या आपका जो है थ्योरी को हम कैसे रिवाइज करें। ठीक है, तो मेरा सेकंड जो पॉइंट है वो थ्योरेटिकल वर्सेस न्यूमेरिकल अप्रोच है। आप दोनों अप्रोच अपने बेस्ट रखिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप थ्योरी में खो गए और न्यूमेरिकल या डेरिवेशन से आप बहुत दूर निकल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों को बैलेंस करके लेके चलिए। तो इसमें कोई दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिए कि क्वेश्चन हमें नहीं करने या क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो मेरे हिसाब से है, ठीक है, मेरे हिसाब से वो ये है कि आज की डेट में बच्चा जो है वो जो बेसिक सब्जेक्ट आपके होते हैं उन पे फोकस नहीं करता है। ठीक है, या मास्टर या टीचर उसे इतना मतलब नहीं करवाते हैं कि उसका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो प्रॉपर स्ट्रांग हो जाए। जैसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में मुझे पता है कि थर्मोडायनामिक्स जो है या फ्लूइड मैकेनिक्स जो है या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये मेरी बेसिक सब्जेक्ट हैं और अगर ये मैं पहले नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, या बाद में लेके जाऊंगा तो ये मतलब बहुत बड़ा एक क्राइम है कि फिर प्रिपरेशन में सही डायरेक्शन में नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, अगर थर्मो नहीं करवाऊंगा तो कभी भी वो थर्मल एप्लीकेशन सीख नहीं पाएगा, ना पावर प्लांट, ना आरएसी, ना आईसी, और कहीं ना कहीं लिटिल बिट उसको हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम होने वाली है। तो बेसिक सब्जेक्ट मेरा थर्मोडायनेमिक्स है। खुद तो वो मार्क्स कंटेन, अब कई बार बच्चे कहते हैं सर थर्मो में उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं या उतने मार्क्स नहीं आता उतने मार्क्स का। अरे भैया कैसे नहीं आता, ऐसा सिर्फ ससी में देखिए। और थर्मो और पावर प्लांट दोनों एक ही है, थर्मो पावर प्लांट और हीट ट्रांसफर। ठीक है, एक ही वो कैटेगरी है, एक ही वो सेक्शन है। पूरे सेक्शन को एक साथ रखिए, आपको दिख जाएगा कि उसका वेटेज कितना है। ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको आप ऐसे लीजिए कि बेसिक सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको जैसे प्रॉपर करें, या अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया, ये आपके बेसिक सब्जेक्ट है। आप किसी बच्चे को नेटवर्क या कंट्रोल नहीं आता है या नेटवर्क नहीं आता, उसको केवीएल और केसीएल के बारे में नहीं पता है, करंट डिवीजन एंड पोटेंशियल जो लूपिंग आपका होता है, तो वो कैसे मशीन, पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजों को मतलब अप्लाई कर पाएगा। तो आपको फोकस करना है कि आपका नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, ये आपके प्रॉपर तरीके चले जिससे आप उसको यूज कर पाए मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, वैसे ही बात करें सिविल में, सिविल में अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेटर नहीं है तो आप स्टील में प्रॉब्लम फेस करोगे, आप आरसीसी में प्रॉब्लम फेस करोगे, यू कैन से कि आप स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से करके रखना है। ठीक है, कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग हो। मैकेनिकल का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रॉपर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप ना तो मशीन डिजाइन से ऐसे पढ़ पाओगे और भी बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बेटर है कि आप पहले से उन चीजों को पढ़ें और अपने बेसिक को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग रखें। वहां पर आप समय दीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि वो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग हो जाए। फोर्थ पॉइंट जो मेरा है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, यू कैन से ऑफ टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट पेपर। बहुत सारे बच्चे ना टेस्ट सीरीज और टेस्ट पेपर से घबराते रहते हैं और वो पेपर को मतलब कंपैरिजन की तरह यूज करते हैं। कंपैरिजन की तरह कुछ ऐसे
कि वो लोग सोचते हैं कि यार टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज देने से हमें ये पता चलेगा, या डर लगता है, या लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे नहीं आता है। देखिए आप समझिए, टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज का जो पर्पज है वो केवल सिंपल सा है कि हम लोग जो है जो चीज अपनी क्लास से या रिवीजन से नहीं सीख पाए हैं वो पेपर के माध्यम से हम सीख पाए। यानी पेपर इज अनदर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमेशा याद रखिए, पेपर एक प्रोसेस है लर्निंग का, और ये हमारी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है। अगर एक पिलर आप इस प्रिपरेशन का हटा देंगे तो आपका फिर बिल्डिंग या आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो टेस्ट पेपर भी उसका एक खास पिलर है, उसका एक मतलब आप ये बोल सके स्तंभ है। तो उसको आप मतलब गायब मत करिए, और नंबर आप टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा दीजिए। और जो भी पेपर आप दें, पहली बात तो उनको पढ़ के दें, और दूसरा पेपर खत्म होने के बाद देने के बाद जो भी क्वेश्चन है उनको फिर से एक बार आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें। और जैसे अभी आप हमारे साथ देख रहे होंगे कि आपके जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके पेपर हम लोग प्रॉपर तरीके से आपके करवा रहे हैं। ठीक है, तो पेपर बहुत जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो पेपर एकदम देना है, टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ये आपका छूटने ना पाए, इसको आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस में लेके आए। नेक्स्ट पॉइंट मुझे जो लगता है जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, वो 3 या 2 घंटे सेटिंग लगातार वो नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे बच्चे 15-20 मिनट आधे घंटे बैठते हैं और फिर उठ के फिर घूमने निकल लेते हैं, या वो मतलब उनके पास वो पेशेंस ही नहीं है, वो सेटिंग आवर वो मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं, दिमाग में वो स्टेबिलिटी ही नहीं है कि वो एक जगह बैठ पाए 3 घंटे या 2 घंटे। तो कोशिश करिए कि कम से कम 3-4 घंटे एक जगह जब पढ़ना शुरू करें, अपना आराम से प्रॉपर तरीके से सब चीज मेंटेन कर ले, और 3 से 4 घंटे बैठने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होंगे, आपने पहले से 3-4 घंटे बैठने की हैबिट नहीं डाली, तो ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन मतलब बड़ा कामचोर होता है। ठीक है, इसको कामचोरी आती है। इसको अगर पहले से नहीं सिखाओगे कि यार 3 घंटे बैठना है, तो ये एग्जाम में बैठ के कभी भी 3 घंटे सेम एफिशिएंसी के साथ ये काम नहीं करेगा। तो इसको पहले से ही ना मतलब हैबिट दीजिए, इसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, इससे काम लीजिए 3 घंटे लगातार बैठ के, तभी जाके ये एग्जाम में ना बेस्ट परफॉर्मेंस आपका 3 आवर का दे पाएगा। अदरवाइज फिर ये एग्जाम में मतलब आपको धोखा दे देगा। ठीक है, तो अगर आप धोखा चाहते हैं तो मत बैठिए, बट मेरे हिसाब से आप 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो एक पॉइंट मुझे लगता है कि आपको 3 घंटे बैठने का मतलब हैबिट डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट मेरे अकॉर्डिंग जो पॉइंट होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से स्टडी प्लान या रूटीन आपका होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। कभी मन किया तो सोम पढ़ लिया, कभी मन किया पावर सिस्टम पढ़ लिया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, कभी मन किया थर्बो पढ़ लिया, तो मन पे कुछ नहीं होता है। एक प्रॉपर आपका स्टडी प्लानर होना चाहिए, और प्लानर ऐसा कि माइक्रो बहुत ज्यादा छोटा नहीं कि हर 1-1 घंटे का आप हिसाब रख रहे हो, कि जैसे आपने 5 मिनट बात कर ली उसको भी नोट कर रहे हो, मम्मी से कुछ बात कर लिया उसका भी हिसाब रख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी अ लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग इतना भी नहीं कि 2 साल 1 साल का, महीने भर का, कम से कम एटलीस्ट हफ्ते भर का या महीने भर का आपका स्टडी रूटीन होना चाहिए, उसका प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब तक बनाओगे नहीं, ये जब तक होगा नहीं, तब तक आपके ना दिमाग में प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। आप रिलैक्स और चिल मोड में अगर करोगे पढ़ाई, तो कभी भी आप जो है ना वो सिलेबस नहीं खत्म कर पाओगे। आप कभी सोचिए, जब आपके एग्जाम होते हैं और पेपर से 1 दिन पहले रात में दिमाग ना बड़ी तेजी से चलता है, वो कॉन्सेप्ट जो 4 महीने पहले हम इतना मेहनत करके समझना चाह रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एग्जाम से 1 रात पहले वो सारे कॉन्सेप्ट दिख जाते हैं कि कहां पर अल्फा है, कहां पर बीटा है, कहां पर गामा है, सारी चीजें बिल्कुल। और उस दिन तो मैं कहता हूं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट है, सिविल के बहुत सारे सब्जेक्ट अगर आपकी आंखों के सामने से पास कर दिया जाए, या बोल दिया जाए कि सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन ना कल आपके पेपर में आएगा, तो आप वो भी रट के पहुंच जाएंगे और आप लिख के आएंगे। ठीक है, ये गारंटी है। तो उस दिन ऐसा क्या होता है कि दिमाग, मेमोरी, मन सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर से चलता है, क्योंकि उस दिन हमारे दिमाग पर प्रेशर होता है। हमें बस इतना पता होता है कि हमें अच्छा करना है, और हमें बिल्कुल एकदम एग्जाम में ना बेस्ट देना है, फेल नहीं होना है। ठीक है, तो वो जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, या वो दिमाग में जब तक आपके प्लानिंग मतलब नहीं बनेगी, तब तक आप नहीं कर पाओगे, तब तक एक कंस्ट्रेंट नहीं होगा समय का। ठीक है, तो एक बाउंड्री फिक्स करना बहुत जरूरी है, उसके लिए चाहिए कि एक प्रॉपर स्टडी प्लान एंड रूटीन हो। नेक्स्ट मेरा जो हमेशा कंसर्न रहता है आज की जनरेशन से, वो ये रहता है कि आज के बच्चे ना मोटिवेशन बहुत देखते हैं।
मतलब यूट्यूब पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मोटिवेशनल वीडियो खोजा करते हैं एंड दे आर थिंकिंग दैट कि उनसे हम मोटिवेट हो जाएंगे और हम पढ़ाई करने लगेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है जब तक आपके क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी. केवल एक ही चीज आपको मोटिवेट कर सकता है और वो ये है कि अगर चीजें आपको समय के साथ समझ में आने लगी, अगर आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप मोटिवेटेड होंगे. अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए, आप मोटिवेटेड, ये शॉर्ट मोटिवेशन होते हैं. और कभी कभी तो इतना मोटिवेशन देख लेते हैं कि मोटिवेशन देखते देखते हम डिमोटिवेट हो जाते हैं या मोटिवेशन देखते देखते थक जाते हैं. तो ये सब काम नहीं करने वाला है और ये सब अवॉइड करिए और केवल एक ही रियल मोटिवेशन रखिए. दैट विल बी यू कैन से सेल्फ मोटिवेशन कि हम कर सकते हैं, हमें मतलब कोई रोक नहीं सकता है. और अपनी पढ़ाई बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से करिए. वो जो समझ में आना शुरू होंगी आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे. अगर वो जो समझ में नहीं आएंगी, आप कितना भी देख लीजिए, आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे. तो मुझे लगता है कि यहां पर समय वेस्ट करना मतलब बेवकूफी होगा. आप यहां पर समय वेस्ट मत करिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप प्रिपरेशन से दूर जा रहे हैं. ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है. नेक्स्ट, आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ना लास्ट ईयर के पीवाईक्यू नहीं करते हैं या उनको आइडिया ही नहीं होता है कि पीवाईक्यू हैं कहां या पीवाईक्यू उनके पास होते ही नहीं है. मैं हमेशा कहता हूं कि पीवाईक्यू की पावर को समझिए. आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उस एग्जाम के बारे में जानने का सबसे बेस्ट तरीका है आप उनके पीवाईक्यूज करिए. आप मतलब किसी जंग में जा रहे हो और आपकी कोई प्लानिंग नहीं, आपको पता भी नहीं है दुश्मन कौन है आपका, ठीक है, और आप लड़ाई पे जा रहे हो, एकदम बिल्कुल ओपनली कह रहे हो कि मैं लड़ाई पे जा रहा हूं और आपको पता भी नहीं है. तो ऐसे कैसे हो पाएगा? उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा. तो उसके बारे में जानने के लिए दो ही चीजें हैं. एक तो उसका सिलेबस है और दूसरा उसके लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको मल्टीपल टाइम करिए. अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी जेई के लास्ट ईयर क्वेश्चन हो गए, वो सारी करके जाइए. आईएएस के प्रीलिम के क्वेश्चन करिए, इसरो के कर लीजिए, डीआरडीओ, बीएआरसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, बीईएल, बीएचएल, बीईएल, इतना सारा स्टडी मटेरियल आपके आसपास अवेलेबल है केवल पीवाईक्यू. और आप क्या खोजा करते हो कि यार उस बुक में कहीं कुछ मिल जाए, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसका, इसका. ये सब मत करिए. अब केवल लास्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन करिए. दैट विल बी द मोर देन इनफ. ठीक है, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी पावर को बेटा समझिए, ठीक है, और इसको सीरियसली लेना है. ठीक है, और एक जो गलती हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है, एक गलती जो हमेशा हम लोग करते हैं और वो गलती ये है कि हम लोग अपने को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं. हालांकि थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, हम भी अपने टाइम पे थे, ये चीजें होती हैं, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है. बट कोशिश करिए कि थोड़ा अपने आप को आइसोलेट रखें और दूसरों से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना लें और दूसरों से बहुत ज्यादा मतलब यू कैन से अपने आप को मतलब कंपैरिजन पे ना लेके आए. मतलब कभी ऐसा दिमाग में भाव या मतलब थॉट प्रोसेस ना चलने दें कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, वो अच्छा है या वो बुरा है. तो ये जो कंपैरिजन का जो मेथड होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें. अगर आपके अंदर है तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें. समय के साथ मुश्किल है बट आप कर सकते हैं. ठीक है, तो कंपैरिजन बंद करें. अगला और लास्ट जो मेरा हमेशा से कंसर्न रहता है वो ये कि नेगेटिव मार्किंग टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर में कंट्रोल करें एक रियल एग्जाम में. और आप मतलब इमेजिन करिए कि आपने कुछ सही किया है और जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया, तो जो आपने सही किया है, ठीक है, उसमें से भी मार्क्स आपके कुछ डिडक्ट हो जाएंगे. नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक होती है और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके जितने भी होते हैं इसमें फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से ये डिसाइड होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या आप अगले साल फिर से तैयारी करेंगे. और फिर से तैयारी करने का मतलब वही है कि फिर से उसी रूटीन को फॉलो करना, अननेसेसरी पेरेंट पे बर्डन डालना और कहीं ना कहीं फिनेंशियल और मेंटल मतलब यू कैन से कि उससे गुजरना. तो ये सब चीजें आपको समझना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देना है. इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका बस यही है कि अगर किसी क्वेश्चन में आप 99% भी श्योर हैं तो आप
टेस्ट सीरीज में पहले टिक मत करिए, धीरे धीरे आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी और यही हैबिट आपको एग्जाम में जाके मदद करेगी। ठीक है, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि देखो रिस्क लेने पे ना हमेशा, जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम कभी रिस्क लेते हैं, जब भी कभी हम लोग तुक्का मारते हैं, 99% ना वो तुक्का गलत ही होता है। मेरा तो गलत होता है। ठीक है, जब भी कभी मैं तुक्का मारता था 99% मेरा वो क्वेश्चन गलत होता था। एक आध परसेंट कहीं एक आध क्वेश्चन मेरा सही हो गया हो तुक्का मारने पे, तो हो गया हो, बट मुझे याद नहीं है। बट मैं हमेशा यही कहूंगा कि हमेशा हमेशा वो क्वेश्चन गलत ही होता है, वो दे के कुछ नहीं जाता है, और जो आपने मतलब अच्छा किया भी होता है पॉजिटिव, उसको भी वो लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो पीछे ढकेलता है। तो कोशिश करिए कि जो भी टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज आप लिखें उसमें मिनिमम से मिनिमम गलतियां हो, और हो सके तो एक भी गलती ना हो। और ये हैबिट समय के साथ आप मेंटेन करके रखिए, और यही जाके एग्जाम में आपको क्या करेगी, सिलेक्शन दिलवाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगता था कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज अभी हमारा पेड बैच शुरू हुआ है, तो अभी बहुत